अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर शाफे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर। और ये पास्ट पेपर है बोलान यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज का, जो कि एमडी कैट 2025 का पेपर है और बलूचिस्तान के पूरे सूबे के अंदर कंडक्ट हुआ था। इसके तमाम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड मैनर के साथ और बहुत डिटेल्ड वे के अंदर देख रहे होंगे। बस आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है एंड कमेंट के अंदर आपने अपना स्कोर लिखना है कि आपका 81 में से कितना स्कोर बन रहा है आपने जब ये पेपर सॉल्व किया। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने पास्ट पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मौजूद है, कह रहा है इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अकर इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूट्रस है, ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूछ रहा है इम्प्लांटेशन कहाँ होगी, इम्प्लांटेशन होती कब है। भाई जाहिर सी बात है, जब स्पर्म आएगा, स्पर्म ओवम के साथ मिलेगा और स्पर्म ओवम के साथ मिलके बनेगा जाइगोट। फिर इस जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, जिसे आप क्लेवेज कहते हो, एंड अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। फिर ये एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट होगा कहाँ पे, ये एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। बट कहाँ होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जाहिर सी बात है, ये होगा यूट्रस के अंदर, जहाँ पे 9 महीने तक नॉर्मली जो है वो ये बेबी ग्रो करता रहेगा। एंड यूट्रस इज़ द अल्टीमेट ऑर्गन जहाँ पे ये जो है वो पूरी तरीके से ग्रो कर रहा होगा। तो इम्प्लांटेशन हमारे पास यूट्रस के अंदर हो रही होती है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं द स्ट्रक्चर दैट इज डायरेक्टली कंटिन्यूअस विद द सेल बॉडी ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम इट। अब मान के चलो ये मेरे पास सेल बॉडी है और सेल बॉडी से यहाँ से ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया। ये सारा का सारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल बॉडी से गुजर के यहाँ पे जमा हुआ है। इस हिस्से को आप कहते हो एक्सॉन हेलॉक्स, एक्सॉन हेलॉक्स कहते हो, ठीक है। अब ये अगर एक्सॉन हेलॉक्स है तो यहाँ से सिग्नल आगे जाएगा, तो सिग्नल को आगे कौन लेके जा रहा है, एक्सॉन लेके जा रहा है। तो अल्टीमेटली एक्सॉन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल थिंग। तो यहाँ पे कह रहा है इम्पल्स अवे फ्रॉम इट, तो यहाँ पे आंसर एक्सॉन बन जाएगा। ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है एक पी प्लांट है जिसको आपने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया और तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म उसके अपने फिनोटाइप के आ गए, उसे आप क्या कहते हो। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऑर्गेनिज्म है, मान के चलो प्लांट हाइट की एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। एक ऑर्गेनिज्म है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ऑर्गेनिज्म है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब अगर मैं इसको इसी जैसे के साथ क्रॉस करवाऊँ, इसको इसके जैसे से क्रॉस करवाऊँ, इसको इसके जैसे से क्रॉस करवाऊँ, तो इसे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब पूछ ये रहा है कि किसको क्रॉस करवाने के ऊपर इसी जैसे फिनोटाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जब मैं इस वाले सिनेरियो के अंदर क्रॉस करवाऊंगा तो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म टॉल आएंगे। जब मैं इस सिनेरियो के अंदर क्रॉस करवाऊंगा तो यहाँ पे टॉल भी आएंगे, ये टॉल था लेकिन यहाँ टॉल भी आएंगे और यहाँ पे डार्फ भी आएंगे, यहाँ पे दोनों आएंगे, यहाँ पे टॉल भी आएंगे, यहाँ पे डार्फ भी आएंगे। जबकि इस सिनेरियो के अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पेरेंट भी डार्फ था तो यहाँ पे भी डार्फ ही आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला जब भी सेल्फ फर्टिलाइज करेगा तो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। इसे आप क्या कहते हो, इसे आप ट्रू ब्रीडिंग कहते हो। तो यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग है। दैट्स वाई जब जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। तो असल में प्लांट विद होमोजेनस जीनोटाइप, अब बच्चा जो है ना वो होमो का लफ्ज देखता है और जाके आंसर मार्क कर देते हैं, नो दिस इज रॉन्ग। यहां पे देखो प्लांट विद होमोजाइगस जीनोटाइप, सो होमोजाइगस जीनोटाइप शुड बी द राइट आंसर, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो। आंसर यहां पे ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब मैं सांस ले रहा हूँ, जब मैं सांस लेता हूँ तो होता क्या है, ह्यूमंस जो है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग पे बिलीव रखते हैं। ह्यूमंस जो है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग करते हैं। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का मतलब ये है कि जब भी ह्यूमंस इनहेल करेंगे एयर को, तो इनहेल करने के लिए उन्हें अंदर कैसा प्रेशर बनाना पड़ेगा, उन्हें अंदर नेगेटिव प्रेशर बनाना पड़ेगा। अंदर कैसा प्रेशर बनाना पड़ेगा, अंदर नेगेटिव प्रेशर बनाना पड़ेगा। अब अंदर नेगेटिव प्रेशर बनाने के लिए बाहर देखो, बाहर का प्रेशर तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप अंदर का प्रेशर चेंज कर सकते हो क्योंकि वो आपके हाथ में। अब अंदर का प्रेशर कैसे चेंज किया जाए, तो हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा। तो अब अगर मैं
अंदर ये जो थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं तो अल्टीमेटली बाहर के मुकाबले में अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे ही है। तो इनहेलेशन के अंदर यही होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बन जाता है। अगर एक्सेलेशन में पूछ ले तो फिर इसका रिवर्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन नहीं है। देखो, टेस्टिस गुनेड और गुनेड के दो मेजर काम है। एक तो हार्मोन प्रोड्यूस करना, कौन सा हार्मोन? सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। दूसरा गुनेड का जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस करना। ठीक है, मैं टेस्टिस के केस में बात कर रहा हूँ। ओवरी के केस में ओजेनेसिस करना। तो अब यहाँ पे कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो बिल्कुल काम है। टेस्टोस्टेरॉन जो कि सेक्स हार्मोन है ये भी प्रोड्यूस करेगा। इनहिबिन भी रिलीज होता है। अब ये टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक से, जबकि ये जो इनहिबिन है सर्टोली सेल से रिलीज होता है जो कि टेस्टिस का पार्ट है। तो ये एफएसएच कहाँ से आएगा? ये टेस्टिस से नहीं आएगा। तो यही तो पूछा था, यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है क्रॉसिंग ओवर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? यहां पे आपसे पूछ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है? देखो, हमें पता है ये एक होमोलोगस पेयर है। दिस इज वन होमोलोगस पेयर। इसके अंदर ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है। अब होता ही है क्रॉसिंग ओवर में ये दोनों सेगमेंट को एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि इसका सेगमेंट इसके पास चला जाता है और इसका इसके पास आ जाता है। अब जाहिर सी बात है ये एक होमोलोगस पेयर है, तो ये और ये वाला जो क्रोमैटिड है उसमें सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इसे आप सिस्टर क्रोमैटिड कहोगे। बट इसके अंदर और इसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है, इसे आप कहते हो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो रहा है किसके दरमियान? नॉन सिस्टर के दरमियान। नॉन सिस्टर। तो ऑप्शन ए तो एक्सक्लूड हो गया। किसके दरमियान? होमोलोगस पेयर के दरमियान। सही है। और होता कहाँ है ये क्रॉसिंग ओवर? ये मियोसिस में होती है। तो अब आप आगे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोसिस, तो ये भी ऑप्शन चला गया। अब बी या सी में से कोई है। यहाँ पे कह रहे हैं हेट्रोलोगस, तो कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है? नेजल ओपनिंग इज क्लोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू फूड पाइप। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है। ये एम्बिगुअस क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द नेजल ओपनिंग। अब नेजल ओपनिंग नीचे नहीं होती ऑब्वियसली। नेजल ओपनिंग तो आपके पास नोज है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, और फिर आगे मामला फेरिंग्स लैरिंग्स में जाता है। दे आर टॉकिंग अबाउट द नेजल ओपनिंग। अब ये जो नेजल ओपनिंग है ना, इस नेजल ओपनिंग के अंदर अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज एम्बिगुअस क्वेश्चन, और इसकी की में जो है वो इसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो है वो आपको मसला देखने को मिल रहा है। अब दे आर टॉकिंग अबाउट द नेजल ओपनिंग। जब नेजल ओपनिंग की इन्होंने बात कर ली, तो नेजल ओपनिंग में होता क्या है? मान के चलो ये आपका ओरल कैविटी है और ये फेरिंग्स है। तो होता ये है कि यहाँ से नेजल ओपनिंग से फूड ऊपर ना चला जाए, तो यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे ये सॉफ्ट पैलेट होता है। जैसे ही फूड आता है ये सॉफ्ट पैलेट को ऊपर की तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ डालता है, ताकि सॉफ्ट पैलेट जाके पीछे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ किससे लग जाए? फेरिंग से लग जाए, एंड नेजल कैविटी के अंदर फूड ना एंटर कर पाए। तो टेक्निकली यहाँ पे आंसर सॉफ्ट पैलेट होगा। अक्सर बच्चे इसका आंसर एपिग्लॉटिस लगाएंगे, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द नेजल ओपनिंग। अब यहाँ पे आगे जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, बट स्टिल इसका आंसर नेजल ओपनिंग की वजह से क्या बन जाएगा? सॉफ्ट पैलेट बन जाएगा। तो अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं विच सेल आर इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है ये होती है बी लिम्फोसाइट्स की वजह से, बी लिम्फोसाइट्स की वजह से, जबकि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। अब यहां पे दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमोरल इम्यूनिटी, तो यहां पे आंसर बी लिम्फोसाइट्स हो गया, बी सेल्स। आगे चले। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है? अगले सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रैवल करता है अलोंग द न्यूरॉन ड्यूरिंग नर्व इंपल्स। अब नर्व इंपल्स असल में है क्या? नर्व इंपल्स एक इलेक्ट्रिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, क्योंकि आइंस का
आइंस की ट्रांसपोर्ट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। तो अब असल में जो नर्व इम्पल्स है उसके अक्रॉस क्या हो रहा है, उसके अक्रॉस ट्रांसमिशन हो रही है इसी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की। तो यहाँ पे जो आंसर है वो वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज बन जाएगा। देयर इज नो थर्मल चेंज, देयर इज नो मैग्नेटिक चेंज, देयर इज नो हार्मोनल चेंज। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है डायलाइजिंग फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड हैज एक्सेप्ट दैट इट लेक्स। अब डायलाइजर फ्लूइड आपको क्या देखने को मिलता है, डायलिसिस के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर आप चाहते क्या हो, मान के चलो यहाँ पे ब्लड आया और यहाँ पे डायलिसिस वाला डायलाइजर फ्लूइड है। आप ये चाहते हो कि ब्लड में से जितनी भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो निकल के यहाँ चली जाए, और यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से निकल के कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी और फिर ब्लड फिल्टर आउट हो जाएगा। तो डायलाइजर फ्लूइड के अंदर किसी भी किस्म की नाइट्रोजनस वेस्ट को नहीं होना चाहिए, और होती भी नहीं है, इसीलिए यहाँ आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा। बाकी सब होता है तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगले सवाल में आपसे कह रहा है जब फैट मॉलिक्यूल टूटेगा, हाइड्रोलाइज होगा, तो एंड प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगी। जब फैट टूटता है तो दो चीजें बनती हैं, एक तो ग्लिसरॉल, एक चीज होती है जिसे आप ग्लिसरॉल कहते हो, और ग्लिसरॉल के साथ साथ फैटी एसिड देखने को मिलता है। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपको देखने को मिलता है कब, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपको देखने को मिलता है जब आप फैट मॉलिक्यूल को, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ते हो। तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड शुड बी द राइट आंसर। फैटी एसिड अमाइनो एसिड नहीं हो सकता, अमाइनो एसिड तो प्रोटीन के टूटने के ऊपर मिलता है, नाइट्रोजनस बेस भी नहीं होगा, तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी हो जाता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है लेस कॉमन कॉज ऑफ एचआईवी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एचआईवी की ट्रांसमिशन का लेस कॉमन कॉज क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, एचआईवी सेक्सुअल रूट से फैलता है, एचआईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, एचआईवी मदर से ब्लड बच्चे में फैलता है, एचआईवी नॉर्मली जो है वो इस तरीके से फैल रहा होता है। अब यहाँ पे ये तो ऑब्वियसली है, एचआईवी पॉजिटिव मदर से बेबी में जाता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि क्या इसका आंसर मॉस्किटो बाइट होगा। ऑब्वियसली मॉस्किटो बाइट इज द लेस्ट कॉमन कॉज ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी बनता है। अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि ऑप्शन डी भी हो सकता है, बट लेस कॉमन आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मॉस्किटो बाइट से जो है वो एचआईवी फैल गया। दैट इज वे टू समथिंग जो आप कहीं नहीं सुन रहे होगे। तो इसका जो प्रेसाइज आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, अकॉर्डिंग टू द की भी और अकॉर्डिंग टू बेसिक लॉजिक भी। तो आंसर ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते, कह रहा है द सेरिबेलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेरिबेलम किसकी मेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो जो सेरिबेलम है, इस सेरिबेलम का काम है बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, इस सेरिबेलम का काम है बॉडी में कोऑर्डिनेशन करवाना मसल्स के दरमियान। तो पोस्चर मेंटेन करना, बैलेंस करवाना, कोऑर्डिनेशन करवाना, ये काम सेरिबेलम का है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी बन जाएगा। सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करते हो किसके लिए, एचआईवी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। कहाँ से कहाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एचआईवी को ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए आप क्या करते हो। देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी फैल सकता है। एक बंदा जिसको एचआईवी है, अगर उसका ब्लड एक ऐसे बंदे को लगाया जाए जिसको एचआईवी नहीं है, तो आराम से फैलेगा एचआईवी। अब सवाल ये होता है कि इसको कैसे रोका जाए। जाहिर सी बात है, अगर इसको स्क्रीन कर लिया जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड जो है वो स्क्रीन होने के बाद लगेगा, और जब स्क्रीन होने के बाद लगेगा तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि इस तरह का कोई मसला आए। तो यहाँ पे अगेन आंसर स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड फॉर एचआईवी बिफोर इट्स ट्रांसमिशन शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते, अगले सवाल में कह रहा है पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म बनते क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये निकल के आते हैं और इनकी मैच्योरेशन होती है एपिडिडाइमस के अंदर। सो एपिडिडाइमस के अंदर ये मोटाइल भी बनते हैं, मैच्योर भी होते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बन जाता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं द करेक्ट फंक्शन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन इन सेल। अब होता क्या है, वाटर नॉर्मली टूटता है और वाटर के टूटने की वजह से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनता है। तो ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनता है,
ये किसका काम करता है? ये पीएच को बैलेंस करने का काम करता है, बफर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो मेंटेनिंग और चेंजिंग पीएच इसका करेक्ट फंक्शन है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बन जाता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड फॉर किडनी स्टोन फॉर्मेशन। किडनी स्टोन से बचने के लिए, किडनी स्टोन ना हो किसी शख्स को, उससे बचने के लिए एज अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस करोगे? देखो, किडनी स्टोन तब बनता है जब कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड ये जमा होता है। तो अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा पानी पिएगा तो ज़्यादा यूरिन बनेगा, और ज़्यादा यूरिन बनेगा तो ये सारी चीज़ें फ्लश आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक डेली इज नॉट द राइट आंसर। डेली फूड से अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, फिजिकल एक्टिविटी को कम भी नहीं करना। तो ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर शुड बी द राइट आंसर। जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ज़्यादा फ्लश आउट होगा, आंसर यही बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। इनमें से कौन सी लेयर कार्डियक मसल से बनी है? तो सबसे पहले हार्ट के बाहर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको एपिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम के बाद फिर अंदर वाली लेयर आती है जिसको आप, जो बेसिकली कार्डियक मसल से बनी होती है, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, और फिर सबसे अंदर एंडोकार्डियम होती है। तो ये जो एपिकार्डियम है और ये जो एंडोकार्डियम है, इसका तो अभी पूछा ही नहीं गया। इससे पूछा यह गया कि कार्डियक मसल कहाँ मिलेगा, तो ये मायोकार्डियम के अंदर होता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी बनता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। कह रहे तमाम फंक्शंस हैं हीमोग्लोबिन के सिवाय। देखो, हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन तो ये कि ऑक्सीजन ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो लंग से दूसरी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाना बिल्कुल ये काम है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लंग्स में ले जाना बिल्कुल ये काम है। अब अगले सवाल, अगले ऑप्शन में कह रहा है इट एक्ट एज बफर टू स्टेबलाइज द ब्लड पीएच। यस, ब्लड पीएच को स्टेबलाइज करने के अंदर भी हीमोग्लोबिन का काम है। तो दिस इज अगेन द राइट फंक्शन। आपसे पूछे क्या फंक्शन नहीं है, तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का काम हीमोग्लोबिन का नहीं है। वो बॉडी डिफरेंट मैकेनिज्म से जो है वो रेगुलेट कर रही होती है। तो यहां पे आंसर ऑप्शन डी ही बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है अगर एक पॉलीपेप्टाइड है और वो 20 अमाइनो एसिड से बना है, एक पॉलीपेप्टाइड है वो 20 अमाइनो एसिड से बना है एंड इज मेड अप ऑफ ऑल डिफरेंट अमाइनो एसिड, तमाम डिफरेंट अमाइनो एसिड है। कह रहे एटलीस्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए मस्ट टेक पार्ट इन इट सिंथेसिस। अगर 20 अमाइनो एसिड है और 20 अमाइनो एसिड से आपने एक प्रोटीन बनाना है, तो ऑब्वियसली 20 अमाइनो एसिड से एक प्रोटीन बनाने के लिए आपको, और एक बात और यहाँ पे लिखी हुई है कि 20 के 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट है। तो अब मान के चलो ये आपके पास यहाँ पे राइबोसोम है और ये मैसेंजर आरएनए है। तो यहाँ पे ये जो अमाइनो एसिड है ये कौन लेकर आएगा? ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा, और ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे लाके अमाइनो एसिड डालेगा। तो ये जो काम है ट्रांसफर आरएनए का अमाइनो एसिड को उठा के यहाँ पे डालना, ये कौन कर रहा है? ये बेसिकली ये ट्रांसफर आरएनए कर रहा है जो कि अमाइनो एसिड को उठा के यहाँ पे डाल रहा है। तो अब अगर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है तो एटलीस्ट 20 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए आपको चाहिए होंगे सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते, और अगले सवाल में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो होता है वो दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। अब जो दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल से मिलके ना बने वो कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। तो कह रहे हैं एक मॉलिक्यूल जिसको आपने शुगर के साथ लिंक कर दिया, तो कोई और मॉलिक्यूल जिसको शुगर के साथ लिंक करोगे कॉन्जुगेट बन जाएगा, तो ये तो होगा। कह रहा है प्रोटीन को नॉन प्रोटीन से मिला लो, ये भी होगा। कह रहा है लिपिड को दूसरे केमिकल कंपोनेंट से मिला लो, ये भी होगा। क्या नहीं होगा? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मिले, कार्बोहाइड्रेट में मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, नहीं है। तो यहां पे आंसर ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं इनमें से कौन सा कॉजेटिव एजेंट है गोनोरिया का। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और गोनोरिया होता है निजेरिया गोनोरिया से। तो यहां आंसर ऑप्शन डी बनता है। जबकि ट्रेपोनीमा पैलिडम से सिफिलिस होता है, तो यहां पे आंसर ऑप्शन डी बन जाता है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चरल फीचर है आरएनए का। आरएनए का करेक्ट स्ट्रक्चरल फीचर, देखो आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोस शुगर होगी, उसके अलावा नाइट्रोजनस बेस होगी,
और आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फेट देखने को मिलेगा, बेसिक चीज़। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर तो यहाँ पे नहीं होगी। आपसे करेक्ट पूछ रहे हैं ना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, नो मेजरली नहीं होता हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ। कह रहे इट इज कन्फाइंड टू न्यूक्लियस ओनली, क्या ये सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता? आरएनए साइटोप्लाज्म में हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूक्लियस के अंदर हो, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां पे कह रहा है इट कंटेन बेस यूरासिल इंस्टेड ऑफ बेस थायामीन। यस, आरएनए के अंदर यूरासिल होती है थायामीन की जगह, थायामीन डीएनए में मिलती है। तो आंसर यहां ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है एक ऐसी ड्रग जो कि स्मूथ मसल को रिलैक्स करे ब्लड वेजल में, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब नॉर्मली स्मूथ मसल कहाँ होते हैं, अगर आपको याद हो, ये 3 लेयर्स हैं, मान के चलो ये 3 लेयर्स है, ठीक है। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। तो ये जो मीडिया है, इस मीडिया के अंदर स्मूथ मसल्स हैं। अब ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो ब्लड वेसल का डायमीटर कम होता है, रिलैक्स करते हैं तो ब्लड वेसल का डायमीटर ज़्यादा होता है। अब जाहिर सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जब रिलैक्स करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इन रिलैक्स करने वाली, स्मूथ मसल को रिलैक्स करने वाली दवाइयों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वेजोडाइलेशन करें, जितना वेजल डायलेट करेंगे उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वेरी सिंपल फिनोमेना। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बन जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है एक बंदा है, उसने क्विकली अपना हाथ पीछे की तरफ हटाया हॉट आयरन से। ये जो रिफ्लेक्स है, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो ये है विड्रॉल रिफ्लेक्स, और विड्रॉल रिफ्लेक्स ब्रेन में नहीं जाता, विड्रॉल रिफ्लेक्स हार्मोन में नहीं आता, विड्रॉल रिफ्लेक्स कंडीशनल रिफ्लेक्स नहीं होता। असल में जो विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता लेता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता ले रहा है, दैट्स वाई यहां पे ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है। तो आंसर यहां ऑप्शन बी बन जाता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि मेड्यूला के कंट्रोल में? तो मेमोरी सेरिब्रम का काम है, विजन ऑसिपिटल लोब का काम है, मतलब आंखों का काम तो है, बट इसको इंटरप्रीट करना ऑसिपिटल लोब का काम है। ड्रीमिंग, ये आपका मेड्यूला का बिल्कुल भी काम नहीं है। तो ब्रीदिंग इज एक्चुअली द फंक्शन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो आंसर यहां ऑप्शन सी बन जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है आउटर सरफेस ऑफ एक्सॉन मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग न्यूरॉन इज। अब जब रेस्टिंग न्यूरॉन है तो हमें पता है कि बाहर की साइड पे सोडियम ज्यादा होता है और सेल के अंदर पोटासियम ज्यादा होता है। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है और अंदर नेगेटिविटी होती है। दिस इज नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली सिचुएशन। तो कह रहा है आउटर सरफेस नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव है। किसकी वजह से? सोडियम की वजह से। आंसर ऑप्शन बी बन जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इन रिफ्लेक्स आर्क इज टू। प्राइमरी फंक्शन सेंसरी न्यूरॉन का क्या है भाई? सबसे पहले तो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। इस रिसेप्टर के डिटेक्ट करने के बाद ये सिग्नल आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाना होता है। किसके थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं। तो ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से गया सीएनएस के पास, और सीएनएस से ये मैसेज आगे मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर के पास आ गया। तो ये जो पूरा रास्ता है ना, इस पूरे रास्ते के अंदर सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम है इम्पल्स को लेके जाना स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आंसर यहां ऑप्शन डी बन जाता है। आगे चलते हैं। अब यहां पे अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज करेंगे, डिटेक्ट इन्वायरमेंटल चेंज, ये रिसेप्टर का काम है। तो आंसर यहां ऑप्शन डी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है लार्ज इंटेस्टीन से? लार्ज इंटेस्टीन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम, कॉलन, रेक्टम। फिर कॉलन भी आपके पास क्या होता है, अगर आपको याद हो, दिस इज असेंडिंग कॉलन, दिस इज ट्रांसवर्स कॉलन, दिस इज डिसेंडिंग कॉलन, और फिर यहाँ पे आपको एक एस शेप का कॉलन मिलता है, जैसे सिग्मोइड कॉलन कहते हो। तो सिग्मोइड कॉलन, इसी तरीके से नीचे आपका रेक्टम आ गया। ये सारी चीज़ें तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी लार्ज इंटेस्टाइन में डायरेक्टली। फिर यहाँ पे सीकम है,
और सीकम के बिल्कुल टिप के ऊपर एक छोटी सी ट्यूब है, जैसे आप क्या कह रहे हो, अपेंडिक्स कह रहे हो, तो ये भी पार्ट है लार्ज इंटेस्टीन का। विलाई इज नॉट द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टीन, ये स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बन जाता है। आगे चलते हैं। कह रहे अगर हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करें ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मान के चलो ये आपका टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी, दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब अगर आप इससे बढ़ाओगे तो एंजाइम एक्टिविटी बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो अपनी शेप चेंज कर देगा, क्योंकि प्रोटीन से बना है, और इसी चीज़ को आप क्या कहोगे, डीनेचुरेशन कहोगे। तो एंजाइम असल में क्या होने लगेगा, डीनेचर होने लगेगा। तो डीनेचुरेशन होने लगेगी, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन का मेन रीजन क्या था। तो डार्विन ने बार बार इस बारे में बात की कि जो इवोल्यूशन है ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होती है, यूज एंड डिसयूज की वजह से नहीं है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की वजह से नहीं है, इट इज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। तो आंसर यहां ऑप्शन बी बन जाता है। आगे चलते हैं। कह रहे इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एक्शन पोटेंशियल को डीप इनटू द मसल फाइबर लेकर जाता है। तो मान के चलो ये मेरे पास मसल फाइबर है, इसमें इस तरीके से आपको डिप्रेशन मिलेगा, जो डिप्रेशन नर्व इंपल्स को नीचे तक लेकर जाता है, एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड टी टिब्यूल, ट्रांसवर्स टिब्यूल। तो इस टी टिब्यूल या ट्रांसवर्स टिब्यूल का ये काम है। तो आंसर यहां ऑप्शन सी बन जाता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में दो चीजें, एक तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और साथ में हिस्टोन प्रोटीन है। मेनली हिस्टोन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से आंसर डीएनए एंड प्रोटीन बन जाएगा। तो डीएनए एंड प्रोटीन यहाँ पे मौजूद है, तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी हो जाता है। आगे चलते हैं। कह रहे सेकेंड स्टेप ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल के सेकेंड स्टेप के अंदर मेंडल ने प्योर ब्रीडिंग टॉल और डार्फ को सिलेक्ट करने के बाद क्या किया था। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसे आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते थे, और उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल ने सबसे पहले टॉल, ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग डार्फ को सेलेक्ट किया। उसके बाद इनको क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद जो ऑर्गेनिज्म आए वो ये थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये टेक्निकली क्या है, दिस टेक्निकली इज हाइब्रिड। तो यहां पे इसने क्रॉस करवाया और क्रॉस करवा के हाइब्रिड प्रोड्यूस कर दिया, तो दिस इज द राइट आंसर। इसीलिए इसे आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हो। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो फोर ब्रेन में दो चीजें आती हैं, एक तो टेलेंसेफेलॉन आता है, अगर मैं एम्ब्रियोनिक पॉइंट से बात करूं टेलेंसेफेलॉन के अंदर सेरिब्रम आ जाएगा, और फिर डायनसेफेलॉन आ जाएगा, डायनसेफेलॉन के अंदर हिपोकैम्पस, अमिगडाला, हाइपोथैलेमस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी मेनली। सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, तो दिस इज द राइट आंसर। आपसे पूछ रहे क्या नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन के दौरान नर्व इंपल्स जंप फ्रॉम वन टू अनदर। अब होता क्या है, ये एक्सॉन, ये आपका क्या है, ये आपका माइलिन शीथ, और इस माइलिन शीथ जहां पे ये माइलिन शीथ नहीं है दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवीर। तो नर्व इंपल्स यहां से यहां कूद रहा है, यहां से यहां कूद रहा है, यहां से यहां कूद रहा है, इसी चीज को आप सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हो। तो कहां से कहां कूद रहा है, नोड ऑफ रैनवीर टू नोड ऑफ रैनवीर टू कूद रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ईच डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बेस्ड ऑन। अब न्यूक्लियोटाइड हो सकता है एडेनिन नाइट्रोजनस बेस के साथ हो, थायमीन के साथ हो, साइटोसिन के साथ हो, गुआनिन के साथ हो। तो नाइट्रोजनस बेस ये डिसाइड कर रही है कि ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे से अलग है या नहीं। तो नाइट्रोजनस बेस इज एक्चुअली डिसाइडिंग दिस। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन टिश्यू बाय सिक्रेटिंग एंजाइम एंड इन्फ्लुएंसिंग बोन मिनरल कंटेंट इज द ड्यूटी ऑफ। अब अक्सर बच्चे इसका आंसर देखते साथ ही ऑस्टियोक्लास्ट लगाएंगे,
बट यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑस्टियोसाइट। वाई ऑस्टियोसाइट? क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन टिश्यू की बात कर रहे हैं, डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं और एंजाइम सिक्रीट करने की वजह से बोन मिनरल कंटेंट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो हेल्दी बोन टिश्यू को मेंटेन करना लिविंग सेल का काम है, जो कि बोन के लिविंग सेल हैं, एंड दे आर कॉल्ड द ऑस्टियोसाइट। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑस्टियोसाइट बन जाएगा। आगे चलते हैं। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड लिपिड किसका कॉम्बिनेशन है? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे विच आइडिया सजेस्ट दैट लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल फोर्स। दो ही आइडियाज थे। एक ये कि दुनिया में जो भी लाइफ आज मिल रही है वो उसी हालत में मिल रही है जिस हालत में वो बनाई गई। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जबकि दूसरे लोग वो थे जो इस बात पे यकीन रखते थे कि लाइफ चेंज हुई है, एंड दैट इज द इवोल्यूशन। तो सुपर नेचुरल फोर्स लाइफ बना रहा है, दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म ये कहता है कि लाइफ में चेंज आया है ज़मीन के ऊपर, ये क्यों आया? अब ये जो चेंज है, कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब ये कि अचानक से कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाना। ना तो ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन है, ना ये नेचुरल सिलेक्शन है, ना ये म्यूटेशन है। आंसर है सडन नेचुरल फोर्सेस। अचानक जलजला आ जाना, अचानक फ्लड आ जाना, ये क्या कर रहा है? ज़मीन के ऊपर लाइफ को चेंज कर रहा है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? मान के चलो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम निकल के आएगा और आने के बाद आके बाइंड करेगा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ट्रोपोनिन चेंज होगा और अब ये जो हमारे पास ये जो मायोसिन है ये एक्टिन से बाइंड करेगा और एक्टिन को खींचेगा मायोसिन के ऊपर, एक्टिन को स्लाइड करवाएगा मायोसिन के ऊपर। एक्टिन का मायोसिन के साथ जुड़ना कहलाता है क्रॉस ब्रिज। तो कैल्शियम भी रिलीज होगा, क्रॉस ब्रिज भी बनेगा, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन भी होगी ओवर मायोसिन। बट क्या देयर इज इंक्रीज इन सार्कोमेयर लेंथ? नहीं, सार्कोमेयर की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। तो आपसे पूछ रहे क्या नहीं होगा? आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे कार्टिलेज रिसीव इट्स न्यूट्रिशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अब कार्टिलेज की इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्टिलेज एक ए वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। ए वेस्क्यूलर का मतलब यह है कि इसके पास अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। बट कार्टिलेज के ऊपर आपको देखने को मिलता है पेरिकॉन्ड्रियम, और ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है, ये पेरिकॉन्ड्रियम से न्यूट्रिशन निकल के कार्टिलेज के अंदर जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? यहाँ डिफ्यूजन काम कर रहा है। तो आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है की बेनिफिट ऑफ यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर मलेरिया इज। अब हम डेवलपमेंट ऑफ मलेरिया वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, क्या बेनिफिट है? सिंपल सी बात यह है कि हम बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हम डायरेक्टली मलेरिया के पैरासाइट को किल नहीं करना चाह रहे। हमारा मकसद ये कि बंदे को मलेरिया हो उससे पहले हम उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दें। तो टू क्रिएट अ टारगेट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैरासाइट शुड बी द राइट आंसर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है लैब एनालिसिस के दौरान एक स्टूडेंट है, उसने एक मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया जिसके अंदर शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेस है। शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। शुगर ऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज भी हो सकती है। फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस है। ये क्या है? दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अमाइनो एसिड आर द पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड आर द पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो ये नहीं हो सकता। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, नो। पॉलीसैकेराइड, नो। आंसर यहाँ ऑप्शन ए बन जाता है। आगे चलते हैं। कह रहे सैंपल एनालिसिस के दौरान एक स्टूडेंट है, उसको ये मिला कि कार्बन है, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजनस है, बट फॉस्फोरस नहीं है। अब फॉस्फोरस नहीं है तो हमारे जहन में एक चीज़ तो आ गई कि दिस इज नॉट न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फोरस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये एक मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? डीएनए तो बिल्कुल नहीं हो सकता न्यूक्लियोटाइड, आरएनए भी नहीं हो सकता। क्या ये फॉस्फोलिपिड होगा? फॉस्फोलिपिड के अंदर नॉर्मली जो है वो आपको
एज सच इस तरह की सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो अगेन ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज प्रोटीन। वाई प्रोटीन? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखो किसका, अमाइनो एसिड का, तो यहाँ पे COOH ग्रुप भी मिलेगा, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप भी मिलेगा, यहाँ पे R भी मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी मिलेगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चीज़ें, फॉस्फोरस नहीं। आंसर यहाँ पे प्रोटीन, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कौन सा टिश्यू लेयर ऐसी है हार्ट वॉल की जो कि फॉर्मेशन करवाती है हार्ट वाल्व की। तो हार्ट के वाल्व बाहर की साइड पे होते हैं, अंदर की साइड पे। मान के चलो ये मायोकार्डियम है और ये एंडोकार्डियम है। तो इसी एंडोकार्डियम के अराउंड आपको इस तरीके से आपको वाल्व मिलेंगे। तो एंडोकार्डियम इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द वाल्व फॉर्मेशन। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बन जाता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं वेसिकल फॉर्मेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन क्या होती है। वेसिकल फॉर्मेशन का मतलब ये कि मान के चलो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी की तरह लग रहा है, बट मान लो इसको। अब यहां से अगर वेसिकल को निकलना है तो ये इस तरीके से एक्सपैंड करेगी मेम्ब्रेन और फिर ये वेसिकल अलग हो जाएगा। तो डिसॉल्व इन साइटोसोल नो, ब्रेक डाउन इनटू केमिकल कंपोनेंट नो, मूव डायरेक्टली इनटू गोल्जी नो, दे एक्सपैंड एंड कंट्रीब्यूट टू वेसिकल फॉर्मेशन। वेसिकल बनाते हैं, एक्सपैंड होते हैं, फिर वेसिकल बनाते हैं। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कह रहा है तमाम के पास एक्सक्रीटरी रोल है सिवाय किडनी एक्सक्रीशन करती है वाटर की, नाइट्रोजनस बेसिस की। स्किन वाटर की एक्सक्रीशन कर सकती है, एग्जैक्टली आप इसे मानो या ना मानो, बट क्या कर सकती है। लंग्स भी वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। अपेंडिक्स का एक्सक्रीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बन जाता है। इस सवाल में आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा नेफ्रॉन में। अब सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाना ये काम है EDH का नहीं। EDH तो वाटर रीअब्जॉर्ब करवाता है स्ट्रेस कंडीशन में, तो ये तो नहीं हो सकता। LH का काम तो बिल्कुल भी नहीं है, इंसुलिन भी नहीं है। एल्डोस्टेरॉन शुड बी द राइट आंसर। सो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या बन जाएगा? एल्डोस्टेरॉन बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इस सवाल में आपसे कह रहा है द की डिफरेंस बिटवीन लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल इज। अब लिम्फ वेसल का काम क्या होता है? लिम्फ वेसल का काम होता है लिम्फ को आगे लेके जाना, और इस लिम्फ वेसल के दरमियान आपको नोड्यूलर स्ट्रक्चर मिलता है जिसे आप लिम्फ नोड कहते हैं। इस लिम्फ नोड के अंदर बेसिकली लिम्फ को फिल्टर किया जा रहा होता है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखो तो लिम्फ वेसल का काम है लिम्फ को मूव करना, लिम्फ नोड इसे फिल्टर करता है। तो आंसर ऑप्शन ए होगा। लिम्फ वेसल का काम ऑक्सीजन का नहीं है, टॉक्सिन का नहीं है, लिम्फोसाइट का नहीं है। तो आंसर ऑप्शन ए बनेगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है टिपिकल वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन इज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है, तो -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है ऑन एन एवरेज, -70 मिलीवोल्ट। और -55 मिलीवोल्ट के पास ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। फिर होता है डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन में +50 तक जाता है, और डीपोलराइजेशन से फिर वापस रीपोलराइजेशन होती है, और -90 इज द हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट। तो यहां पे आंसर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूछा है, तो आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं इंसानों के अंदर कितनी डिफरेंट तरह के ट्रांसफर RNA मिलेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो कहा यह जाता है कि 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर RNA आर प्रेजेंट। दिस इज द नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो आंसर ऑप्शन बी बन जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है एक सेल है और उस सेल के अंदर ग्रीन स्ट्रक्चर है। मान के चलो एक सेल है, इस सेल में एक बड़ा सा फ्लूइड फिक्स सैक मिल रहा है और एक ग्रीन स्ट्रक्चर मिल रहा है माइक्रोस्कोप के नीचे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है इसमें क्लोरोफिल होगा मेजरली, और दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। और ये जो फ्लूइड फिक्स सैक मिल रहा है, दिस इज वैक्यूल। तो असल में ये प्लांट सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है आपको, जिसमें आपको वैक्यूल मिल रहा है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। प्लांट सेल विद क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है लैक्टोज शुगर है, ये आपको मिल्क में मिलती है, और ये किससे मिलके बनी होती है? तो लैक्टोज शुगर दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनी होती है, तो आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिला होता है
सुक्रोज। इसी तरीके से ग्लूकोज से मिलकर बना होता है माल्टोज। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर यहां ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। अब हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम तो नहीं होता। इंसानों में 46 क्रोमोसोम है, किसी और में कुछ होंगे, तो तमाम एनिमल्स में सेम नहीं है। टिश्यू टू टिश्यू डिफरेंट नहीं होता, हर स्पीशी में सेम होता है। इंसानों के अंदर जितने भी इंसान एक स्पीशी है, दुनिया के हर इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, तो हर स्पीशी के लिए फिक्स है। आंसर ऑप्शन सी बनेगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं एंटीकोडॉन दैट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज लोकेटेड ऑन। अब होता यह है कि डीएनए के अंदर होता है जीन, और जीन से बनता है मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए में ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके कोडॉन बनाते हैं, और इन कोडॉन को पढ़ के यहां पे पढ़ने के लिए यहां पे अगेन 3 सेगमेंट होंगे। इन कोडॉन को पढ़ने के लिए जो सेगमेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इसके, दिस इज कॉल्ड एंटीकोडॉन। तो ये एंटीकोडॉन कहां है? ये एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मौजूद है। तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंटीकोडॉन है। आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं किडनी का कौन सा पार्ट ऐसा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग यूरिन बिफोर इट एंटर द यूरेटर। अब किडनी के अंदर ये आपका यूरेटर आ गया, ठीक है। अब यूरेटर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यूरेटर से ऊपर ये वाला जो हिस्सा है दिस इज रीनल पैल्विस, ठीक है। तो रीनल पैल्विस वाला जो हिस्सा है, वहां पे पहले यूरिन आएगा और फिर यूरेटर में जाएगा। तो यूरेटर से पहले रीनल पैल्विस है। आंसर ऑप्शन ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कह रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली का मतलब क्या है? सिस्टली कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, किसकी? वेंट्रिकल की। तो एट्रियल रिलैक्सेशन को एट्रियल डायस्टली कहेंगे, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को एट्रियल सिस्टली कहेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड आगे जाता है कि ब्लड एट्रियम में जाता है? हमें पता है कि दिस इज एट्रिया वेंट्रिकल, ठीक है। ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। अब ब्लड को आपने आगे भेजना है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को आगे भेजना है, तो पीछे वाला वाल्व को बंद होना चाहिए ताकि ब्लड ब्लैक फ्लो ना करे। यही काम यहां पे भी होता है। एट्रियम और वेंट्रिकल के जो वाल्व है, इस एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है उसको बंद कर दिया जाता है। दिस इज एक्चुअली द फिनोमेना जिसकी वजह से बैक फ्लो नहीं होता। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली के अंदर यही काम होता है। आंसर यहां पे ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं ओव्यूलेशन के अंदर जो रप्चर्ड फॉलिकल है ओवरी में, वो किस में ट्रांसफॉर्म होता है? ये ओवरी है, इसके अंदर ये फॉलिकल है, ये रप्चर किया, और रप्चर करने के बाद जो ओवम है वो बाहर चला गया। तो पीछे जितना भी हिस्सा बचेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लूटियम में, नॉट कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। तो आंसर कॉर्पस लूटियम। येलो कलर की बॉडी होती है, लूटियल येलो कलर की बॉडी को कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा बोन सेल डिस्ट्रॉइंग सेल है? बोन को डिस्ट्रॉय करेगा। मेच्योर बोन सेल कौन सा है? ऑस्टियोसाइट। बोन रैपिडली बनाने वाला सेल ब्लास्ट है। ब्लास्ट कहते हैं डिवाइडिंग सेल को, बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहा है। तो ऑस्टियोब्लास्ट आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट का काम है बोन को डिस्ट्रॉय करना, बोन में से कैल्शियम को निकालना। तो दे आर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। आगे चलेंगे। इस सवाल में आपसे कह रहा है स्प्लीन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स। स्प्लीन का काम क्या है? देखो स्प्लीन के बारे में एक बात समझने वाली है कि जो स्प्लीन है ये ब्लड को फिल्टर करता है, और जो आरबीसी खराब हो चुका होता है या जो 120 दिन पूरे कर चुका होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बाकी को जाने देता है। इसीलिए स्प्लीन को आप ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना, ओल्ड आरबीसी को रिमूव करना। तो आंसर ऑप्शन डी बनेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलेंगे। कह रहे हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी है। कह रहे हीमोफीलिया मैन की शादी होती है एक नॉर्मल खातून से। अब हीमोफीलिया मैन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, और एक नॉर्मल खातून आगे कह रहा है हुज फादर इज हीमोफिलिक। अगर उसके अब्बा हीमोफिलिक थे तो जाहिर सी बात है अब्बा की तरफ से एक एक्स क्रोमोसोम आया होगा और अम्मा की तरफ से एक एक्स क्रोमोसोम आया होगा।
अब जो अब्बा की तरफ से हीमोफिलिक क्रोमोसोम आया होगा, अब्बा XY होंगे, तो जाहिर सी बात है अब्बा का X निकल के इधर आया होगा, तो अब्बा हीमोफिलिक थे तो ये हीमोफीलिया वाला होगा, हीमोफीलिया वाला, और ये X नॉर्मल होगा। तो यानी कि ये फीमेल कैसी होगी, कैरियर होगी। ठीक है, अब इनका क्रॉस करवा लो। ठीक है, हम सिंपल पनेट स्क्वायर बना लेते। यहां पे हमने क्या किया, पनेट स्क्वायर बना लिया। अब पनेट स्क्वायर बनाने के बाद ये फीमेल आ गई जो कि हीमोफिलिक है। इसी तरीके से ये फीमेल आएगी जो कि कैरियर होगी। ये मेल आएगा जो कि हीमोफिलिक होगा, और ये मेल नॉर्मल होगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ ये रहा है कि अगर इनकी डॉटर हो, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी हीमोफिलिक। डॉटर में से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हीमोफिलिक हो। दो डॉटर में से एक ये हीमोफिलिक होगी, तो 1/2 का मतलब है 50%। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, 50% बन जाएगा। आंसर ऑप्शन सी बनेगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं मॉर्गन एक्सपेरिमेंट शोड डेविएशन फ्रॉम द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यू टू। मॉर्गन ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो उसका रेशो था वो डेविएट कर रहा था, क्योंकि मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसे जीन लिंकेज कहते हो, यानी कि एक जीन दूसरे जीन के साथ लिंक्ड है और वो साथ इनहेरिट हो रहा है। तो इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से डेविएशन आ रही थी। तो आंसर यहाँ अगेन ऑप्शन बी बन जाएगा। इस सवाल में कह रहा है एक्टिव साइट एंजाइम की इंपॉर्टेंट है, क्यों। एंजाइम की एक्टिव साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्टिव साइट के ऊपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस एक्टिव साइट के ऊपर क्या बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो एक्टिव साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एंजाइम का शेप चेंज करती है, नो। एनर्जी प्रोवाइड करती है, नो। मेंटेन पीएच, नो। आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहे हैं पेसिनियन कार्पसल का काम क्या है। पेसिनियन कार्पसल थोड़ा सा डीप होता है और इस तरीके से आपको मिलेगा। इसका काम है प्रेशर को डिटेक्ट करना। तो प्रेशर को डिटेक्ट करना इसका काम है। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। शार्प पेन नॉर्मली जो है वो आपके पास फ्री नर्व एंडिंग है वो डिटेक्ट कर रही होती है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करेगा। अब मान के चलो ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। इन दोनों बोन के साथ अटैच करना ये काम है लिगामेंट का, और ये मसल है, और इसको बोन के साथ अटैच करना ये काम है टेंडन का। तो यहाँ पे मसल टू बोन पूछा है तो टेंडन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, कौन करता है। कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड दोनों लिपिड है। लिपिड सिंथेसाइज करना ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। असल काम है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि लिपिड फॉर्मेशन कर रहा है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी बनता है। गोल्जी का काम ट्रांसपोर्टेशन का है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम सिंपल रेस्पिरेशन का है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहे नर्व इंपल्स for the contraction of skeletal muscle is carried from sarcolemma to every muscle myofibril of the cell via। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने तमाम मायोफिब्रिल तक नर्व इंपल्स को पहुंचाना है तो डीप डाउन आपको नर्व इंपल्स लेके जाना पड़ेगा। और अभी हमने देखा कि डीप डाउन नर्व इंपल्स को ले जाने के लिए यहाँ पे डिप्रेशंस होते हैं जिनको आप टी टिब्यूल कहते हो। सार्कोलेमा के अंदर डिप्रेशन है जिसे आप क्या कह रहे हो, टी टिब्यूल कह रहे हो। तो आंसर यहाँ टी टिब्यूल होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट है ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज एक्चुअली द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड देख के बच्चा लगाएगा एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, नो। द आंसर इज ऑक्सीजन की वो सलाहियत जो इसके साथ वो ऑक्सीजन से बाइंड करे। दैट इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना। आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहा है सेंट्रल डोगोमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
एक्सप्लेन द जेनेटिक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैज। सेंट्रल डोगोमा आपको ये कहता है कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होती है। डीएनए से ये इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के जरिए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होती है और मैसेंजर आरएनए फिर बनाता है प्रोटीन जो असल में काम करता है। दिस इज होल द सेंट्रल डोगोमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये सेंट्रल डोगोमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो डीएनए, मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन, आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं। कह रहे असाइल ग्लिसरॉल लाइक फैट एंड ऑयल आर ईस्टर्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन। असाइल ग्लिसरॉल, अब असाइल ग्लिसरॉल के अंदर एक तो फैटी एसिड होता है, ठीक है, दूसरा ग्लिसरॉल होता है। अब ये जो ग्लिसरॉल है ये 3 कार्बन वाली एल्कोहल है और इनके दरमियान एस्टेरिफिकेशन होती है जिसके बाद असाइल ग्लिसरॉल बन रहा है। तो असाइल ग्लिसरॉल असल में है क्या, फैट और ग्लिसरॉल मिलके बना रहा है। ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अल्कोहल, अल्कोहल 3 कार्बन वाली अल्कोहल को ग्लिसरॉल कहते हैं। तो अगर यहाँ पे ग्लिसरॉल होता है तो ग्लिसरॉल शुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं है तो अल्कोहल लगाओगे आप, ऑप्शन डी, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है रिफ्लेक्स एक्शन इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन। रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब है, मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, हाथ फौरन पीछे हटा, ये सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स है। ह्यूमंस में भी देखने को मिल रहा है। ह्यूमंस ऐसा नहीं सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिज्म में, ये हायर एनिमल्स के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हायर एनिमल्स के अंदर ये सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स है, तो आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल इज प्रोवाइडेड बाय। अब जाहिर सी बात है अगर प्रोटीन बनाना है तो मैसेंजर आरएनए आएगा और आके प्लेटफॉर्म पे लगेगा किसके, राइबोसोम के, और इस राइबोसोम के प्लेटफॉर्म पे लगने के बाद यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो राइबोसोम के अंदर होता है राइबोसोमल आरएनए और ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये प्लेटफॉर्म का काम करेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो आंसर यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए होगा। राइबोसोमल आरएनए शुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहे डिजीज डायग्नोसिस के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मेन फंक्शन क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसे आप MAB से लिखते हो, इसका काम है किसी स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करना। अब मान के चलो एक बीमारी है, उसमें एक एंटीजन बनता है, अगर मैं उस एंटीजन के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना लूं और ये पता करने के लिए कि ये डिजीज है नहीं है, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाके उस एंटीजन से बाइंड करेगी और मुझे ये पता चल जाएगा कि बंदे को ये डिजीज है या नहीं है। तो इसका काम है टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजन इन क्लिनिकल सैंपल्स। आंसर ऑप्शन बी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल फॉर्म। भाई सिंपल बात ही कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर जिसको आप और नहीं तोड़ सकते वो क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर मोनोसैकेराइड होता है, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला। अब यहां पे सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बनी है, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज से बनी है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। तो ग्लूकोज इज एक्चुअली द मोनोसैकेराइड जो कि 6 कार्बन से है, तो इसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। तो आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा इनहिबिटर ऐसा है जो कि अदर देन एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा और एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा। तो अब अगर मैं यहां पे देखूं, ये एक्टिव साइट है, यहां पे अगर कोई इनहिबिटर बाइंड करे और एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर दे, ऐसे इनहिबिटर को आप एलोस्टेरिक इनहिबिटर कहते हो और इस तरह की इनहिबिशन को आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हो। तो आंसर यहां ऑप्शन डी होता है। आगे चलेंगे। सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अकर इन। सॉल्टेटरी कंडक्शन अभी हमने पढ़ा, ये माइलिन शीथ थी, ये माइलिन शीथ थी, ये नोड ऑफ रैनवीर था, एक नोड ऑफ रैनवीर से दूसरे नोड ऑफ रैनवीर, तीसरे नोड ऑफ रैनवीर, ये जो जंपिंग मूवमेंट है दिस इज सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसमें होगी माइलिनेटेड एक्सॉन के अंदर, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है नर्व इंपल्स की, 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है नॉर्मली। आगे चलते हैं। कह रहे थ्रेड लाइक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड। अब अगर आप देखो ये एक क्रोमोसोम का सिंगल थ्रेड है, इस सिंगल थ्रेड को आप क्या कहोगे, क्रोमैटिड कहोगे, और ये क्रोमैटिड के अंदर भी जाहिर सी बात है डीएनए और प्रोटीन ही होगा, तो दिस इज क्रोमैटिड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल? बाइल रिलीज कहां से होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से बनता कहां पे? लिवर में। बाइल में क्या नहीं होता? बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होंगे, और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, बट कोई एंजाइम नहीं होता। लाइपेज एक एंजाइम है और ये नहीं होता। तो यही आंसर है। आगे चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच फैक्टर, कौन सा ऐसा फैक्टर है दैट अफेक्ट द आयनाइजेशन स्टेट ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आयनाइजेशन को इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर? अब टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा दो तो क्या होगा? एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, आयनाइजेशन नहीं होगी। एंजाइम कंसंट्रेशन का आयनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से भी नहीं है। तो आंसर यहाँ पे पीएच बनेगा, क्योंकि अगर आपने पीएच को ज़रा सा भी चेंज किया तो क्या होगा? एक्टिव साइट के ऊपर जो एक स्पेसिफिक शेप है वो चेंज हो सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। दिस इज सिंपली कॉल्ड आयनाइजेशन। यहां पे आके हमने तमाम के तमाम क्वेश्चंस को जो BUMHS MD-CAT 2025 के अंदर पूछे गए थे, तमाम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को बहुत डिटेल के साथ, बहुत डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर कवर कर लिया। आई होप सो कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।